हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आज मैं आपसे ये रबड़ प्लांट के बारे में बात करना चाहूँगा। दोस्तों, ये इसको फाइकस इलास्टिका के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक कोई बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट जो कि वेरी लो मेंटेनेंस हो, जिस पे कोई केयर ना करनी पड़े ज़्यादा, और जो कि बहुत ही एयर प्यूरीफायर प्लांट भी हो, तो ये फाइकस इलास्टिका या रबड़ प्लांट एक ऐसा प्लांट है। दोस्तों, इस प्लांट को कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती और इस पर कोई भी ज़्यादा पेस्ट वगैरह का अटैक भी नहीं होता। लाइटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसको हमारे नॉर्थ इंडिया में तो जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मैंने वैसे तो नर्सरियों पर देखा है कि कई बार इसे ओपन सन में भी रखा होता है, बट ये मैंने ओपन सन में सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए रखा है। अदरवाइज़ मैं इसे बिल्कुल इनडायरेक्ट लाइट में रखता हूँ। वो जो पीछे आप स्टैंड देख रहे हैं उस पर ये प्लांट पड़ा रहता है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे बिल्कुल भी डायरेक्ट धूप में ना रखें, नहीं तो इसकी लीव्स बर्न हो जाएंगी। जहाँ पर अगर आपकी सुबह 1-2 घंटे की धूप आती हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अगर दोपहर की इसे गर्मी वाली धूप लग गई तो इसकी लीव्स बर्न हो जाएंगी और ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो और इसको आप बिल्कुल अगर टोटली इंडोर भी रखना चाहते हैं तो 2-3 दिन 4 दिन तो रख सकते हैं, बट अगर आपका ये सारा हफ्ता और टोटली ट्यूबलाइट में रहेगा तो भी ये बिल्कुल अच्छे से ग्रो नहीं करेगा प्लांट, और हो सकता है मर भी जाए। तो अगर आप इसे इंडोर ग्रो करना चाहते हैं इसकी ब्यूटी के कारण, तो आप इसे हफ्ते में 4 या 5 दिन अंदर रखिए और बाद में उसके 1-2 दिन 3 दिन बाहर निकाल दीजिए, ताकि इसे सूरज की रोशनी मिल सके। और बाहर भी आपने इसे डायरेक्ट धूप में नहीं रखना, इनडायरेक्ट जहाँ इसे आसमान दिख सके बस ऐसी रोशनी में इसे रखना है। दोस्तों, वाटर की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने कल भी बात की थी, वाटर के लिए इसे आपने बिल्कुल कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना वाटरिंग पर। आपने इसे जब ऊपर की 1-2 इंच की सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाए तभी आपने इसे वाटर देना है। दोस्तों, वैसे तो क्ले पॉट अगर आप यूज़ करें जो कि मिट्टी के गमले होते हैं तो फिर आपको वाटर की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट वो मुझे कम सुंदर लगते हैं क्ले पॉट्स, इसलिए मैं वो कम यूज़ करता हूँ। और अगर आप प्लास्टिक का गमला यूज़ कर रहे हैं तो वाटरिंग की बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उसमें ओवर वाटरिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, अगर जैसे ये सीमेंट के पॉट्स में यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी वाटरिंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि इसमें अंदर ना अब्जॉर्ब कर लेता है वो पानी को। तो इसलिए या तो आप क्ले पॉट्स यूज़ करें या सीमेंटेड पॉट्स यूज़ करें। अगर आप प्लास्टिक पॉट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको वाटर बहुत संभल कर देना है, बहुत थोड़ा पानी देना पड़ता है। अगर आपको लगे कि ये प्लांट बिल्कुल अच्छे से सूख रहा है तो ही उसे वाटर दें, नहीं तो ये ओवर वाटरिंग कारण मर सकता है। दोस्तों, फर्टिलाइज़र के लिए भी ज़्यादा आपको फर्टिलाइज़र पे ध्यान नहीं देना। अगर आपको लगे कि यार बहुत देर हो गई है, इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है प्लांट को, फिर ही आप इसमें फर्टिलाइज़र दें। कोई भी इसमें आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट या फिर वो जो सिटी कंपोस्ट होती है वो डाल दीजिए। आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाना सिखाऊंगा, वो डाल दीजिए। DAP, यूरिया का तो बिल्कुल ही मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा यूरिया किसी भी प्लांट में यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में यूज़ करनी होती है। तो फर्टिलाइज़र पर मैं एक और वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा, बट फर्टिलाइज़र और वाटरिंग ये चीज़ें दोनों दोस्तों ऐसी हैं कि आपको कम करनी है। कम फर्टिलाइज़र और कम वाटर से प्लांट इतना नहीं मरता जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र और ज़्यादा वाटर से प्लांट मरता है। तो इसलिए कम करें, फर्टिलाइज़र पे ज़्यादा ध्यान ना दें, वाटरिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दें। अच्छा, इसके बाद दोस्तों, जैसे ये भी प्लांट उसकी कल जो हमने फिडल लीफ के बारे में बात की थी ना, सीधा सीधा ग्रो करता है। ये भी प्लांट जैसे सिंगल टेनी है ना, ये सीधा सीधा ग्रो करेगा। इसमें भी अगर आपने ब्रांचिंग करनी है तो इसको आप बीच में से ऐसे काट दीजिए, फिर इसकी यहाँ से ब्रांचेज़ निकल आएंगी। तो वो अपनी अपनी पसंद है दोस्तों कैसे करना है। और इसमें जैसे मेरे पास ये 3 कलर हैं, इसमें एक रेड कलर भी आता है। जैसे सबसे कॉमन वैरायटी जो आप देखेंगे ये है, इसको बरगंडी कह देते हैं, ब्लैक कह देते हैं। ये दोस्तों मैं कहूँगा अगर आप बिगिनर हैं तो आप सबसे पहले यही प्लांट लेके आइए। ये सबसे ज़्यादा हार्डी वैरायटी होती है रबड़ प्लांट की। पिछले साल मैं इसको लेकर आया था लगभग अक्टूबर में, और 3-4 महीने इसने मुझे कोई भी एक सिंगल लीफ भी नहीं दिया। मुझे भी जैसे ये छोटा सा आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसा आता रहा और कोई सिंगल लीफ भी नहीं दिया। इसने स्प्रिंग में फरवरी में लीफ देने शुरू किए, और ये जो ऊपर वाले सारे लीफ है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे के सारे लीव्स इसने मुझे 2 महीनों के अंदर अंदर दे दिए। उसके बाद से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। इसके बाद दोस्तों, ये मैं रिसेंटली लेके आया हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। ये वेरीगेटेड वैरायटी है, बट ये वेरी स्लो ग्रोअर और डिफ़िकल्ट टू मेंटेन है। इसकी पत्तियों का कलर देखिए आप कितना अच्छा होता है, जैसे पेंट ब्रश से पेंट किया हो। बट अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा इसके रंग पर ना जाके आप इसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये वेरीगेटेड वैरायटी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन है। इसको मैं अभी रिसेंटली लेके आया था और मैंने इसे जैसे ही सॉइल थी ना उसमें वैसे के वैसे ही लगा दिया, क्योंकि मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैंने देखा कि ये सॉइल ज़्यादा क्ले ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं थी,
सॉइल उन्होंने लोमी लगा रखी थी माली ने भी, तो इसलिए मैंने इसकी सॉइल ना चेंज करके उसको एज इट इज़ ही लगा दिया। ये बाकी दोनों पॉट्स में तो मैंने खुद की बनाई हुई सॉइल है, जिसमें मैंने वही तीनों चारों चीज़ें मिक्स करी हुई हैं। इसमें ब्रेती भी है, कोकोपीट भी है, कंपोस्ट भी है और गार्डन सॉइल भी है। इसमें कल मैंने काफ़ी वाटरिंग की है, तो इसलिए आपको ये बिल्कुल गीले दिखेंगे। अब जैसे मैंने इनको वाटरिंग कर दिया है, तो मैं एक हफ़्ता कम से कम मेरे ख्याल से इनको पानी नहीं दूंगा। जब तक मुझे लगेगा कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो गए हैं, तब तक मैं इन्हें पानी नहीं दूंगा। ये भी वैरायटी दोस्तों मैं रिसेंटली लाया था और ये भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये देखिए, इसमें न्यू शूट्स भी आ रहे हैं। ये भी बहुत सुंदर है। ये ग्रीन वैरायटी है। मेरे लाने के बाद ये 3-4 पत्ते बिल्कुल ये नए आए हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे कि जी ये टेढ़ा सा क्यों हो रहा है। ये दोस्तों इसका टेढ़ा होने का कारण क्या है जी ना, हमारे यहाँ मैंने इसको वो नहीं करा, डायरेक्शन चेंज नहीं करी। एक ही तरफ ये पड़ा रहा, तो जिस तरफ से रोशनी आ रही थी ये उस तरफ को बेंड हो गया। इसलिए दोस्तों आप ये कभी ना कभी टाइम निकाल कर हफ्ते 10 दिन बाद इसको थोड़ा थोड़ा सा ना 25% हिला दीजिए। एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा देना चाहिए, ताकि ये ऐसे टेढ़ा ना हो जाए। कई बार लोग दोस्तों इसको सपोर्ट देने के लिए वो स्टिक का भी यूज़ कर लेते हैं, जिसको मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अगर तो प्लांट ऐसे लगे कि बिल्कुल गिर जाएगा, फिर तो स्टिक का यूज़ करना चाहिए। नहीं तो स्टिक का अननेसेसरली अगर सपोर्ट देने के लिए यूज़ करेंगे तो प्लांट की वो जो स्टेम है वो ज़्यादा मोटी नहीं हो पाएगी, मुझे लगता है। तो इसलिए प्लांट को खुद ब खुद सीधा खड़ा होने दीजिए। अब मैं क्या करूँगा, इसे उल्टी डायरेक्शन में खड़ा करके रख दूँगा, ताकि ये अपने आप थोड़े दिनों में 15 दिन में सीधा हो जाएगा। प्रोपोगेशन दोस्तों इसके अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप, वैसे तो मैं सजेस्ट करता हूँ ज़्यादा प्रोपोगेशन करनी नहीं चाहिए, बट अगर आप करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से काटिए जैसे स्टेम कटिंग से, और उसको सॉइल में लगा दीजिए। तो ये स्टेम कटिंग से आजकल के मानसून में तो इजीली ग्रो हो जाएगा। अगर आप कोई इंडोर प्लांट लेना चाहते हैं और आपके पास रबर प्लांट नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये ज़रूर ऐड करिए अपने प्लांट्स की कलेक्शन में। और अगर आप सेफ़ चलना चाहते हैं तो ये ब्लैक वाला ले आइए, इसको तो कुछ होता ही नहीं है, और ये ग्रीन वाला ले आइए। और अगर आप थोड़ा सा वो ब्यूटी और रिस्क भी ले सकते हैं और ट्राई करना चाहते हैं तो इसको भी ले आइए। ऐसे अगर आप ध्यान रखेंगे इसका प्रॉपर लाइटिंग और वाटर का, तो इसको भी कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने प्लांट लविंग फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपके कोई कमेंट्स है तो मुझे नीचे लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनका रिप्लाई देने की। थैंक यू।